अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म करने लगे हैं। ये लास्ट टॉपिक है जो है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अच्छा, एल्गी जो है ना ये बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट लाइक होते हैं, बट स्टिल उनके दरमियान और प्लांट उनमें और प्लांट से कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये उनसे डिफरेंट है, ये एक्चुअली एल्गी नहीं है। इन्हें कंसिडर किया जाता था एल्गी, बट दे आर नॉट एल्गी, दे आर वेरी डिफरेंट। एल्गी कौन है? एल्गी प्लांट्स की तरह के होते हैं। क्या है उनमें प्लांट्स की तरह का? एल्गी के अंदर प्लांट्स की तरह का ये होता है कि वो ग्रीन होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये सिमिलैरिटीज होती हैं एल्गी और प्लांट्स के अंदर। फर्क क्या होता है? एल्गी पानी में रहने वाले होते हैं, प्लांट जमीन पे, प्लांट्स टेरेस्ट्रियल है मेनली। एल्गी की बॉडी के अंदर कोई पार्ट्स नहीं होते, लाइक प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, रूट स्टेम लीव्स के अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। एल्गी की जो रिप्रोडक्शन होती है वो वाटर डिपेंडेंट होती है। प्लांट्स जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन उनके अंदर फर्टिलाइजेशन बेसिकली वाटर डिपेंडेंट नहीं होती। सो देयर आर डिफरेंसेस टू। तो प्लांट्स जो है वो प्लांट किंगडम प्लांटी के अंदर पाए जाते हैं, और जो एल्गी है, अच्छा एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, जबकि प्लांट सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। तो प्लांट्स पाए जाते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर, और एल्गी यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर वो पाए जाते हैं सेकंड किंगडम के अंदर, जिसका नाम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किंगडम प्रोकैरियोटी है। इसके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, जबकि जो एल्गी हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एल्गी नहीं है। ये और एल्गी, इनके और एल्गी के दरमियान जो है वो बहुत डिफरेंस होता है। पहला जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि दे आर प्रोकैरियोट्स। इनके पास वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता सेल में, जबकि जितने भी एल्गी होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। भाई इनके सेलिएंट फीचर्स क्या है, खास फीचर्स? ये वही फीचर्स हैं जो आपने 9th क्लास के अंदर देखे होंगे, एग्जैक्टली एज इट इज वही फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज दे आर प्रोकैरियोट्स। कौन होता है प्रोकैरियोट्स? नंबर 1, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हो गए। इसके अलावा इनका साइज छोटा होता है। इसके अलावा इनके क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। इसके अलावा इनके राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में आवारागर्दी कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर थे। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो भी आता है वो यूनिसेलुलर होता है। तो बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर थे, और साइनोबैक्टीरिया जो उनसे थोड़े से डिफरेंट है ये भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर की एक बात होती है कि या तो यूनिसेलुलर अलग अलग रहता है, या कई बार क्या होता है जब ये डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के बाद ये साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसे हम कहते हैं कॉलोनी। ये मल्टीसेलुलर नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलोनी एंड अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके सारे सेल एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात करें तो आप एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो डिफरेंट तरह के होंगे। लेकिन अगर आप एक कॉलोनी उठाकर देखेंगे तो एक कॉलोनी के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे एक ही जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग हैं, लेकिन वो रह साथ रहे हैं बस। तो ये मल्टीसेलुलर नहीं होते, कॉलोनी की फॉर्म में आपको मिल सकता है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, डबल लेयर्ड सेल वॉल होती है। इसके ऊपर अभी हम फर्दर बात करेंगे जब हम नॉनस्टॉप को डिस्कस करेंगे। प्रोटोप्लाज्म, मैंने पहले भी बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये मेरा सेल है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है, फिर ये साइटोप्लाज्म होगा और ये मेम्ब्रेन होगी। तो मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी हिस्सा है, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन के पार्ट तक, यानी मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, क्या क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसको मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर हर वो चीज आ जाती है जो मेम्ब्रेन के अंदर है। अब इनके पास अलग से तो न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो भी मटेरियल है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए वगैरह जो भी है, वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। अब इसका जितना भी हिस्सा है प्रोटोप्लाज्म का ना, वो डिवाइडेड होता है 2 एरियाज में। एक आउटर रीजन होता है, ये आउटर कलर्ड रीजन होता है, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन के पास पास जो एरिया आपको मिलेगा वो कलर्ड होता है, ये कहलाता है क्रोमोप्लाज्म। क्रोमो का मतलब कलर्ड होता है। और फिर बीच वाला हिस्सा होता है ये वाला, जहां पर मैंने कुछ नहीं बनाया, ये कलरलेस रीजन होता है सेंटर में, तो ये सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोप्लाज्म है ये क्यों कलर्ड है? जाहिर है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इसे कलर प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पिगमेंट, जिनके अंदर कलर को एब्जॉर्ब करने की, लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। तो वो पिगमेंट्स कौन से हैं भाई? क्लोरोफिल ए है जो ग्रीनिश कलर देगा, और फाइकोसाइनिन है जो ब्लूइश कलर देगा, एंड दैट इज व्हाई इन दोनों की वजह से इनको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लूइश ग्रीन नजर आता है, ये यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लाज्म के अंदर। देन दे आर ऑल एक्वेटिक, यानी ये पानी में रहने वाले हैं। ज्यादातर इसके अंदर वो हैं जो जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो मरीन फॉर्म्स के अंदर है, यानी समंदर के पानी में पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर में।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी नहीं होती, हमने बैक्टीरिया के अंदर भी देखा था कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी। बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर मेनली जो मोड होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये फास्ट है और ये डिपेंडेंट नहीं होता, दो पार्टनर नहीं चाहिए होते, सिंगल पेरेंट होता है। कौन कौन से मेथड है भाई? एक हार्मोगोनिया है, ये हम डिस्कस करेंगे। एक है एकाइनिड, जैसे एकिनिड्स भी पढ़ते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। देन देयर आर ज़ूस्पोर्स। देखिए ये जो एकाइनिड्स होते हैं ये भी स्पोर्स होते हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते। तो कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाते होंगे, और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनके स्पोर के अंदर ये मौजूद होगा, दिस इज अ फ्लैजिला। और जब फ्लैजिला होगा तो ये मूव करेगा, तो ये मूव करने वाले स्पोर्स कहलाते हैं ज़ूस्पोर्स। फ्रेगमेंटेशन जो है ना, ये एक तरह का मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी डिवाइड हो जाती है डिफरेंट पीसेस के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर कॉलोनी है, ये हमारे पास सेल से मिलकर बनी हुई है कॉलोनी, ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स हैं। अब ये कॉलोनी के अंदर 6 सेल हैं, ये बीच से टूट जाए तो 3 सेल अलग हो गए और 3 सेल अलग हो गए। अब होगा क्या, ये 3 सेल अपने अराउंड और 3 बना लेंगे, ये 6 हो गए, और ये 3 अपने अराउंड और 3 बना लेंगे, ये 6 हो गए। तो बेसिकली हुआ क्या, ये डिवाइड हुआ बीच से और इससे दोबारा से उतनी ही बड़ी कॉलोनी बन गई। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। पीसेस में डिवाइड हो जाना और हर पीस से नया ऑर्गेनिज्म या पूरी नई कॉलोनी बन जाना, ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो बेसिकली ये जो हार्मोगोनिया है ये बेसिकली टाइप है फ्रेगमेंटेशन की। मैं अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल जो है इसकी बहुत कॉमन जो है वो नॉस्टॉक है, बुक के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। दूसरी एग्जाम्पल भी है, ऑसिलेटोरिया है, स्पिरुलिना है, ये मैं दिखाऊंगा अभी इनकी डायग्राम्स। अच्छा भाई, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, नॉस्टॉक का डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वही बातें होंगी जो आपने अभी पढ़ी हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो नॉस्टॉक बिलोंग करता है साइनोबैक्टीरिया से, तो वो यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर है, प्रोकैरियोट है, ऑब्वियस ही बात है। ये रहता है कॉलोनी के अंदर और इसकी कॉलोनी को हम कहते हैं फिलामेंट, और इस फिलामेंट के लिए एक और नाम भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकोम, ठीक है। एक फिलामेंट जो है ये नॉस्टॉक का एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से जो पूरी एक कॉलोनी बनेगी, इस कॉलोनी को फिलामेंट भी कहते हैं, इस कॉलोनी को ट्राइकोम भी कहते हैं। अच्छा, मल्टीपल फिलामेंट्स जो हैं वो एक जेल लाइक मटेरियल के अंदर जो है वो मिक्स हुए हुए होते हैं और ये एक सर्कुलर सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीनोबियम। तो देखें, मल्टीपल नॉस्टॉक मिलेंगे तो ट्राइकोम बनेगा जो कि एक सिंगल फिलामेंट है, ठीक है, और मल्टीपल फिलामेंट्स मिलेंगे तो एक सीनोबियम बनेगा जो कि बेसिकली एक बड़ा यूनिट है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मल्टीपल मेंबर्स मिलते हैं तो एक घर बनता है और मल्टीपल घर मिलते हैं तो एक सोसाइटी बनती है। ये अगर आप देखें यहाँ पे, दिस इज अ फिलामेंट, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है पूरा ये फिलामेंट है, जिसके लिए एक और वर्ड हम यूज करेंगे, ट्राइकोम। ये एक सेल है नॉस्टॉक का, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, फिर ये एक डिफरेंट टाइप का सेल है, फिर अगेन ये एक और सेल है नॉस्टॉक का, एक और सेल है, एक और सेल है। तो ये पूरा जो आपको सिंगल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक हार की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तस्बीह होती है ना, तस्बीह, जिसके अंदर एक तरह के दाने आ रहे होते हैं, फिर एक बड़ा सा दाना आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा, फिर एक तरह के दाने आते हैं, फिर एक बड़ा सा दाना आ जाता है, बिल्कुल उसकी तरह का स्ट्रक्चर है ये। तो ये सिंगल फिलामेंट है और इसके ऊपर ये एक जेल लाइक मटेरियल है, जिलेटिनस शीट कहते हैं इसे, एक कवरिंग है। अब ये एक फिलामेंट है, ये एक और फिलामेंट है, ये एक और फिलामेंट है, ये मल्टीपल फिलामेंट, ये एक जिलेटिनस मास के अंदर जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो सर्कुलर सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो पानी पे तैर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड सीनोबियम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीनोबियम। अच्छा भाई, ये फ्लोट करता है वाटर पे, ठीक है, बात कर चुके। चेन ऑफ बीड्स यानी जो मोतियों का हार होता है, मोतियों की चेन होती है, उसकी तरह की अपीयरेंस है। अच्छा, हर फिलामेंट के अंदर आपको एक तरह के सेल नजर आते हैं जो राउंड होते हैं या ओवल सेल्स होते हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है। ये जो आपको सेल नजर आ रहे हैं राउंडेड सेल, कहाँ गया ये, हाँ, ये जो आपको राउंडेड सेल नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनकी बात हो रही है। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताया है। हर सेल जो है उसकी 2 वॉल्स होंगी, डबल लेयर्ड वॉल होती है उसकी, सेल वॉल जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है। मैं जरा बना भी दूं सिंपल सी डायग्राम। हाँ भाई, तो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये इसकी आउटर लेयर हो गई, ठीक है, और दूसरे कलर से बना देते हम इसकी इनर लेयर, तो ये इसकी इनर लेयर हो गई, ठीक है भाई। ये इसकी 2 लेयर्स हो गई सेल वॉल की, ठीक है, दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस इज द इनर लेयर। अच्छा, और क्या है भाई, जो आउटर लेयर है वो हमारे पास थिकर होती है। आउटर लेयर जो है वो थिक होती है और वो बनी होती है 2 चीजों से, सेलुलोज होता है उसके अंदर जो प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है, और पैक्टिक कंपाउंड, ये भी प्लांट्स की सेल वॉल में पाए जाते हैं।
इनर लेयर जो होती है वो थिन होती है और वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से बनी होती है। ऐसे याद रख लें कि आउटर लेयर में दो चीजें हैं तो वो थिक हो गई, इनर लेयर में एक चीज है तो वो थिन हो गई। तो आउटर लेयर को हम बना देते हैं थिक, ठीक है, ये हम इसको डबल कर देते हैं, ये आउटर लेयर हो गई, ठीक है, रेड कलर की। और ये हमारे पास इनर लेयर हो गई। वैसे तो ये भी मोटी हो गई है, इसको और बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ये पूरी आउटर लेयर हो गई है। और ये जो पर्पल वाली है इसको हम बारीक सा बना देते हैं, ये हो गई है इनर लेयर, ठीक है, ये बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से। और ये जो रेड वाली लेयर है, जो मोटी सी लेयर है, ये आउटर लेयर, ये सेलुलोज और पैक्टिन दोनों चीजों से बनी हुई है। अच्छा भाई, और क्या फीचर्स हैं इसके, अब आ जाते हैं। इसके बाद होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन के बाद जितना भी मटेरियल होगा उसे आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये डिफरेंशिएटेड होता है, हमने पहले भी देखा था, दो हिस्से होते हैं। एक आउटर कलर्ड रीजन होता है, उस आउटर कलर्ड रीजन को हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म, और एक इनर कलरलेस रीजन होता है जो कहलाता है सेंट्रोप्लाज्म। अब जो क्रोमोप्लाज्म है इसके दो कंपोनेंट्स, दो पिगमेंट्स तो आपने देखे थे, क्लोरोफिल ए जो ग्रीनिश कलर दे रहा था, और दूसरा फाइकोसाइनिन था जो ब्लूइश कलर दे रहा था। देयर आर सम अदर पिगमेंट्स जो कि बहुत ज्यादा नहीं होते, इसकी वजह से आपको ये नजर नहीं आते। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 11 के आप देखेंगे, प्लांट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहे होते। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल इतना ज्यादा होता है कि वो छुपा के रखता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एक वो करवाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम से, जिसके अंदर जो है आपको वो सारे कलर निकाल कर दिखाए जाते हैं। तो इसके अलावा इनके पास जेंथोफिल है जो येलोइश कलर देता है, कैरोटीन है जो ऑरेंज कलर देता है, फाइकोइरिथ्रिन है जो कि रेड कलर देगा। अच्छा, इन पिगमेंट्स के बारे में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये प्लास्टिड में नहीं होते। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको प्लास्टिड पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ये एक मग की तरह है, एक कप की तरह है जिसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अगर ग्रीन कलर का मटेरियल होता है तो ये वाला मग कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन कलर का मटेरियल क्लोरोफिल कहलाता है। ये प्लांट्स के पास होते हैं प्लास्टिड, इन साइनोबैक्टीरिया के पास प्लास्टिड नहीं होते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स के पास वो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। तो प्लास्टिड भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और वैक्यूल। प्लास्टिड भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो ये भी इनमें एब्सेंट होता है। तो ये पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस में। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन सीधी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर इस तरह के कुछ फोल्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं। इन फोल्ड्स के लिए नाम दिया था हमने मीजोजोम्स। तो इन मीजोजोम्स के अंदर ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मैं जरा बना के दिखाऊं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, किस कलर से बनाएं? ग्रीन से बना देते हैं, नहीं ब्लैक से बनाते हैं। तो ये सेल वॉल की इनर लेयर हो गई। अब ये आ गई हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब मैं इसे बनाऊंगा इस तरह के, ये मैं फोल्ड्स बना रहा हूं। These folds are called mesosomes, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाएंगे। जब इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाएंगे तो उसकी वजह से ये वाला एरिया जो है ये हो जाएगा कलर्ड। तो ये आउटर एरिया जो है ये आपको नजर आएगा कलर्ड। इसी को हम नाम देते हैं क्या? इसी को हम नाम देते हैं क्रोमोप्लाज्म का। तो ये जितना भी आउटर एरिया आपको नजर आ रहा है प्रोटोप्लाज्म का, ये आपको कलर्ड नजर आएगा, ठीक है। ब्लूइश कलर भी डाल देते हैं थोड़ा सा, ये क्रोमोप्लाज्म कहलाएगा। और ये जो सेंटर वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ये कलरलेस नजर आएगा, दिस विल बी नोन एज सेंट्रोप्लाज्म। अब इस सेंट्रोप्लाज्म के अंदर क्या है? सेंट्रोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपका डीएनए होता है। अब इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो वैसे क्रोमोसोम नहीं होते जैसे हमारे अंदर होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, तो इनके अंदर प्रॉपर क्रोमोसोम्स भी नहीं पाए जाते। तो ये जो सेंट्रोप्लाज्म है इसके अंदर पाया जाता है हमारा इनका जेनेटिक मटेरियल। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम हर किसी में पाए जाते हैं क्योंकि प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। सूडो वैक्यूल, देखिए जो वैक्यूल है ना वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो प्रॉपर वाला वैक्यूल इनके अंदर नहीं पाया जाता। सूडो का मतलब फॉल्स वैक्यूल पाया जाता है। रिजर्व फूड किस फॉर्म में होती है? स्टार्च की फॉर्म में। इनके अंदर जो स्टार्च होता है वो थोड़ा सा प्लांट के स्टार्च से मुख्तलिफ होता है, दिस इज कॉल्ड साइनोफिसिस स्टार्च। अब बात कर लेते हैं सेंट्रोप्लाज्म की। जो सेंट्रोप्लाज्म है, जो बीच वाला एरिया है, जिसे सेंट्रल बॉडी भी कहते हैं, इसमें हेरिडिटरी मटेरियल होता है।
कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोलस नहीं है, और ना ही टिपिकल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये इनके अंदर एब्सेंट होता है, जब इन्हें कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स। अच्छा, ये तो हो गई उन सेल्स की बात कि जिनको हमने कहा ये ओवल या राउंडेड है। अब आपने देखा था कि कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो बीच में डिफरेंट तरह के हैं। ये वाला जो सेल है जो इलोंगेटेड आपको नजर आ रहा है, थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। हर कुछ सेल के बाद जो वक्फा आता है वहां पे एक बड़ा सा सेल होता है जो थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग होता है, थोड़ा सा इस शेप का होता है, कलरलेस होता है। ये वाले सेल्स तो कलर्ड नजर आ रहे थे, नॉर्मल सेल्स। ये वाले सेल्स कलरलेस होते हैं, इनमें पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, एंड दे हैव स्लाइटली थिकर वॉल्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोसिस। ये जो बीच बीच में आपको टेढ़े मेढ़े सेल नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोसिस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस? एक तो हेटेरोसिस का फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इसे कन्वर्ट करना नाइट्राइट में और नाइट्रेट में, ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिलामेंट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। नॉस्टॉक के अंदर एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक तरह की रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो नॉस्टॉक की रिप्रोडक्शन के अंदर उसका नंबर बढ़ाने में, और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल्स के, जिन्हें आप कहते हैं हेटेरोसिस्ट, ये वाला जो सेल है। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन की, कि नॉस्टॉक जो है वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्या अपना खाना खुद बनाता है या किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आपने देखा कि इसके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए होने की वजह से ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो नॉस्टॉक जो है ये एक ऑटोट्रॉफ है। ब्लू ग्रीन एल्गी जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ग्लूकोज वगैरह है, वो खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एबिलिटीज के अंदर क्या है कि ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है N2 जो है, इसे कन्वर्ट कर सकता है नाइट्राइट में और नाइट्रेट में, और फिर इन दोनों को ये इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? अमाइनो एसिड बनाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन पाया जाता है अमाइनो एसिड के अंदर भी, इस अमाइनो एसिड से आगे जाके प्रोटीन्स बनेंगी। नाइट्रोजन पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर भी, नाइट्रोजन पाया जाता है एटीपी के अंदर भी। तो देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, डीएनए आरएनए के अंदर भी। तो ये अपने लिए ग्लूकोज भी खुद बना रहे हैं और ये अपने लिए प्रोटीन्स भी खुद बना रहे हैं, तो ये किसी और पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अच्छा, ये एक्टिविटी कहाँ चलती है भाई? कौन सी एक्टिविटी की बात हो रही है? ये जो ऑटोट्रॉफिक एबिलिटी है ये तो नॉर्मल सेल के अंदर चलेगी क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी है ये वो बड़े वाले सेल्स के अंदर चलती है, जिन्हें आप हेटेरोसिस कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, कैसे ये अपना नंबर जो है इंक्रीज करते हैं, कैसे अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर है नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉस्टॉक के अंदर दो तरीके से होती है, बाकी जो ओवरऑल साइनोबैक्टीरिया है उनमें दो और तरीके हैं। एक ज़ूस्पोर था जो मैंने बताया था, मूव करने वाले स्पोर्स होते हैं, और एक फ्रेगमेंटेशन है कि जस्ट जो कॉलोनी है वो टूट जाएगी। अब पहला जो तरीका है हमारे पास ये कहलाता है हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। अभी जो हार्मोगोनियम है, हार्मोगोनियम कहते हैं सिंगल को, यानी सिंगल हार्मोगोनियम है, और प्लूरल के लिए हार्मोगोनिया इस्तेमाल होता है। हार्मोगोनियम है क्या? ये छोटा सा हिस्सा है दो हेटेरोसिस के दरमियान का। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये एक हेटेरोसिस है, ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, और ये दूसरा हेटेरोसिस है, इसे मैं 2 कह देता हूँ, और ये तीसरा हेटेरोसिस है, इसे मैं 3 कह देता हूँ। अब ये जो एक हेटेरोसिस से दूसरे हेटेरोसिस के दरमियान का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड हार्मोगोनियम। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड हार्मोगोनियम। जब भी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रेक होके आ जाएगा इस तरह, ठीक है, ये सेल ब्रेक होके बाहर आ गए। अब होगा क्या? ये अपने अराउंड और सेल बनाएगा, और सेल बनाएगा, ये वाले सेल रिप्रोडक्शन करेंगे, यहाँ से नंबर बढ़ाना शुरू करेंगे, यहाँ से नंबर बढ़ाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे एक हेटेरोसिस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, फिर हेटेरोसिस्ट आ जाएगा, और दोबारा से ये क्या बना देंगे? कॉलोनी बना देंगे। तो ये एक फिलामेंट था, ये ब्रेक हो जाएगा मल्टीपल पीसेस के अंदर, और हर पीस से दोबारा से क्या बन जाएगी? हर पीस से दोबारा एक नई कॉलोनी बन जाएगी। दिस इज रिप्रोडक्शन, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये मेथड कहलाता है हार्मोगोनियम। अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वही मेथड है जिसके बारे में मैंने बताया था कि जैसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन में भी क्या होता है? कॉलोनी ब्रेक हो जाती है मल्टीपल पीसेस में, हर पीस से नई कॉलोनी बन जाती है, तो फ्रेगमेंटेशन की स्पेशल टाइप है जिसे आप कहते हैं हार्मोगोनियम फॉर्मेशन। तो हार्मोगोनियम क्या है भाई? एक पोर्शन है फिलामेंट का, किसके दरमियान? दो हेटेरोसिस के दरमियान। ये कब होता है? जब कंडीशन फेवरेबल हो, जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है एट द जंक्शन ऑफ ईच हेटेरोसिस, जहाँ पे हेटेरोसिस का जंक्शन है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई?
जो एंड के सेल्स हैं, ये पोर्शन कहलाता है हार्मोगोनियम। जो एंड के सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और दोबारा से लॉन्ग फिलामेंट बना देंगे। ये कब हो रहा है? जब कंडीशंस फेवरेबल है। जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर जब कंडीशंस फेवरेबल होती थी तो वो बाइनरी फिजन करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, तो बैक्टीरिया भी क्या कर रहा था, एक तरह के स्पोर्स बना रहा था जिसे हम कह रहे थे एंडोस्पोर्स। ये भी साइनोबैक्टीरिया भी एक तरह के स्पोर्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं एकाइनेट्स भी पढ़ते हैं इन्हें और एकिनेट्स भी पढ़ते हैं इन्हें। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, और ए अगर लगा दे तो इसका मतलब होता है नो मोशन। तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, यानी ये मूव नहीं करते, एक ही जगह पड़े रहते हैं, आप लोगों की तरह काम वाम नहीं करते आप लोग भी। सो एकाइनेट्स या एकिनेट्स जो हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। ये वेजिटेटिव सेल से बनते हैं, यानी जो नॉर्मल सेल्स हैं। कब बनते हैं? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तो जो वेजिटेटिव सेल्स हैं एक तो वो लार्ज हो जाते हैं, अपने अराउंड वॉल्स जनरेट करते हैं और खाना वाना जमा करके बैठ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाता है एकिनेट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नॉर्मल सा सेल है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। मैं सेल वॉल नहीं बना रहा अभी। ये क्या करेगा? अपना प्रोटोप्लाज्म ये अपना प्रोटोप्लाज्म एक जगह जमा करेगा। ये बिल्कुल सेंटर में इसने अपना प्रोटोप्लाज्म जमा कर लिया। फिर इसके अराउंड ये बनाना शुरू करेगा वॉल्स, ठीक है। तो ये एक वॉल आ गई, ये बहुत थिक और रेजिस्टेंट वॉल्स होते हैं। यही तरीका आपने देखा था बैक्टीरिया के अंदर भी। ये एक वॉल आ गई और ये एक और वॉल बना देते हैं हम। तो ये जो आउटर लेयर है ये कहलाती है एक्सोस्पोरियम और ये जो इनर वॉल है ये कहलाती है एंडोस्पोरियम, ठीक है। अब ये पड़ा रहेगा एक ही जगह पे, ठीक है, पानी के अंदर पड़ा रहेगा या मॉइस्ट सॉइल के अंदर पड़ा रहेगा। जब कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल होंगी तो ये जो वॉल्स हैं ये ब्रेक होंगी। जब वॉल्स ब्रेक होंगी तो ये सेल बाहर आएगा। जब ये सेल बाहर आएगा तो दोबारा से डिवाइड करके ये फिलामेंट या दोबारा से कॉलोनी बना देगा। तो किया क्या? वेजिटेटिव सेल था, उसने अपना प्रोटोप्लाज्म जमा किया सेंटर में, अपने अराउंड एक लेयर बनाई, अंदर वाली लेयर जिसे कहते हैं एंडोस्पोरियम, फिर एक और लेयर बनाई जिसे कहते हैं एक्सोस्पोरियम, और उसके बाद ये सो गया। ये कंडीशन कहलाती है डोरमेंट, इनएक्टिव रहना। उसके बाद जब दोबारा से कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये जर्मिनेट करेगा, एक्सोस्पोर जो है वो रप्चर होगा और उसके बाद ये दोबारा से एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनेंगे और पूरी की पूरी कॉलोनी दोबारा बन जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? क्या इनके होने या ना होने से कोई फायदा या नुकसान होता भी है? नुकसान तो नहीं है, लेकिन इनके होने से बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है भाई? तो देखें भाई, पहली बात तो ये है कि ये ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये खाना बनाकर दे रहे हैं दूसरों को। तो दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक चीज रिलीज होती है, वो है ऑक्सीजन। तो ये एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन देता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो एक तो ये हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट्स जो है ना, उनके साथ साथ एल्गी और उनके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया, ये आपकी पूरी अर्थ को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन सप्लाई करने में। इसके अलावा दे आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक तो ये अपने लिए भी करते हैं और दूसरा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब फिक्स करते हैं तो अगर आजू बाजू कोई प्लांट होगा तो वो प्लांट भी उस नाइट्रोजन के कंपाउंड को इस्तेमाल कर सकता है। इन्होंने जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया है NO2 के अंदर और NO3 के अंदर, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ये खुद भी इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रोटीन बनाने के लिए और यही प्लांट्स भी इस्तेमाल करेंगे। तो जिस भी मिट्टी के अंदर ये होते हैं ना, ये वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इनफैक्ट इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये नॉस्टॉक एनाबीना जो है इसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में। इनको ग्रो करवाया जाता है खेतों के अंदर ताकि ये इंप्रूव करें सॉइल की फर्टिलिटी। अच्छा, अब चूंकि ये सब कुछ अपना खुद बना रहे हैं, खाना भी अपना खुद बना रहे हैं, प्रोटीन्स भी अपनी खुद बना रहे हैं, तो बेसिकली ना ये फर्स्ट कॉलोनाइजर होते हैं मॉइस्ट सॉइल के। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे कोई आबादी नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और आप देखेंगे वहां आबादी बनना शुरू हो गई, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म आएगा जो अपना खाना खुद बना सकता है। तो उनमें ये पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आते हैं, ये वहां आकर आबाद होना शुरू होते हैं मॉइस्ट सॉइल के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए? सिर्फ पानी चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अपने लिए ग्लूकोज भी खुद बनाएंगे, अपने लिए प्रोटीन भी खुद बनाएंगे। जब इनकी आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो फिर इनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे जो हीटरोट्रॉफ होंगे। तो पहले सिंपल हीटरोट्रॉफ आएंगे, फिर उनको खाने वाले आएंगे, कॉम्प्लेक्स हीटरोट्रॉफ आएंगे। तो इस तरह से किसी जगह के ऊपर अगर आबादी डेवलप हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, बायोटिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो उनमें जो सबसे पहले होंगे, फर्स्ट कॉलोनाइजर जो होते हैं, जो पहले आकर आबाद करेंगे, वो बेसिकली साइनोबैक्टीरिया होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया। मैं जरा दिखा दूं आपको 3 एग्जांपल्स।
तो ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये वही नॉस्टॉक का एक फिलामेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये नॉर्मल से राउंड वेजिटेटिव सेल नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये बीच में एक स्पेशलाइज्ड सेल नजर आ रहा है जो कि कहलाता है हीट्रोसिस, ठीक है। ये कॉलोनीज है नॉस्टॉक की। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, ऑसिलेटोरिया, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया। ये भी बिल्कुल कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद आपको नजर आ रहे हैं, सारे सेल्स मर्ज हुए हैं। इसके अलावा एक और स्पिरुलिना, ठीक है, ये भी साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये एक सेल उन्होंने बड़ा डिटेल में दिखाया हुआ है यहाँ पे। वही फीचर्स होंगे, सेल वॉल डबल लेयर्ड होगी, क्रोमोप्लाज्म होगा, सेंट्रोप्लाज्म होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया।